चलो नमस्कार सभी को। तो कविता की अगली सीरीज में आज बात करेंगे शासन की बंदूक कविता की। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है नागार्जुन की, बहुत छोटी कविता है जो कि 1966 में लिखी गई थी, 1966 में, जो प्रकाशित है युगधारा में। युगधारा काव्य संग्रह नागार्जुन जी का उसमें प्रकाशित है। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं कालिदास कविता की, और कालिदास के अलावा अकाल और उसके बाद कविता की। इन दो कविताओं पर अपन विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। आज अपनी अगली कविता है, देखिए, शासन की बंदूक। सबसे पहले तो टाइटल का आशय समझिए। शासन की बंदूक से क्या आशय है? शासन यानी कि सत्ता, बंदूक यानी कि सत्ता की ताकत। कहीं ना कहीं मतलब कि शासन बंदूक की नोक के दम पर कई सारी चीजें करता है। शासन या सत्ता या सरकार जब चुनाव में उतरती हैं पार्टियां, तब कुछ और मंसूबे रहते हैं, तब कुछ और वायदे रहते हैं उनके कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ राम राज्य की तरह स्थापित हो जाएगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को गबुदन लक्षण ही ना। मतलब कहीं भी दुख दरिद्र नहीं होगा, सब जगह अच्छे अच्छे बुद्धिमान बुद्धिजीवी होंगे, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छी कॉलेजेस होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे रेलवे स्टेशन होंगे, अच्छी यातायात व्यवस्था होगी, सब कुछ अच्छा होगा, राम राज्य की तरह होगा। लेकिन जैसी सरकार में आए और वही धाक के 3 बार डपोर संख वाली बात कि जनता गई कि महाराज आपने ये कहा था रोड बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मंत्री सुन ही नहीं रही है। जनता सड़कों पे आ गई, मंत्री जी आपने ये कहा था, आप ये वादा करके आए थे, आप आए थे घर पे, आप मतलब जब मंत्री जी जाते हैं चुनाव में तो पैर वैर छू ही लेते हैं गरीबों के भी, खाना भी खा लेते हैं बैठ के, और अब राजमहल में खाना खा रहे हैं साहब। तो यही कहती है ये कविता कि शासन की बंदूक, ये शासन किस तरह से बंदूक की नोक पर शासन कर रहा है। मतलब आज़ादी से पहले वादे तो बहुत लंबे चौड़े किए गए थे, और आज़ादी के बाद वही सरकार, वही लोग जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, लोगों के लिए लड़ी थी कि हम स्वराज लाएंगे, अपना राज लाएंगे, और स्वराज के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति दुखी दीन नहीं होगा, सबकी हिस्सेदारी होगी सरकार में, सभी लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, ना कोई जाति प्रथा होगी, ना कुछ होगा, अनटचेबिलिटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब सरकार में बैठे तो तेवर बदल गए। तो नागार्जुन वही कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद आज़ादी के लिए जो सपने दिखाए गए थे वो कहीं ना कहीं उनको पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। कई बार नागार्जुन नक्सलियों के पक्ष में कविता लिखते हुए दिखाई देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बात तो की गई थी जल जंगल जमीन की, बात तो की गई थी अच्छे स्कूलों की, बात तो की गई थी कि सबको समृद्धि मिलेगी, सबको जॉब मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, आज भी बात की जाती है। लेकिन सारे वायदे खोखले नजर आने लगे जब सरकार बन गई नेहरू जी की, और उसके बाद कई वर्षों तक बनी रही, फिर इंदिरा जी आई उनकी बेटी, तो वही कहीं ना कहीं पिता पुत्री, और पुत्री के बाद राजीव गांधी आए थे, तो कहीं ना कहीं वही खेल चलता रहा कि पीएम के बाद पीएम का लड़का, पीएम की लड़की, और उनके बाद उनका लड़का, उनकी लड़की। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या होती उनको नजर आई, और 1975 में तो हत्या हो ही गई लगभग, कि भाई कई सारे लोगों को आपातकाल के दौरान जेल में ठूंसा गया, नसबंदी की गई। तो कहीं ना कहीं इस कविता में उसकी झलक भी दिखाई दे जाती है, जबकि ये कविता 1966 की, और आपातकाल था 1975 में, तो उसकी भी झलक इसमें दिखाई दे जाती है। नागार्जुन जो इंदिरा जी थी, वो नागार्जुन ने इंदिरा जी को अपनी गोदी में खिलाया था, और उन्हीं इंदिरा गांधी के खिलाफ बाद में वो कविता लिखते हैं, वो शासन में आती हैं। तो एक बार एक कवि सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन में नेहरू जी भी थे, इंदिरा जी भी थी, नागार्जुन भी थे, लेकिन नागार्जुन स्टेज पे नहीं थे। इंदिरा जी ने कहा कि बाबा, नागार्जुन जी को बाबा बुलाती थी, कई सारे लोग बाबा बुलाते हैं, नागार्जुन जी को बुलाते थे बाबा नागार्जुन, कि बाबा चलिए पिताजी कविता
आपका काव्य पाठ सुनना चाहते हैं। तो नागार्जुन जी ने पता क्या कहा, मैं सुना तो दूंगा कविता, लेकिन मेरी कविता वो सुन नहीं पाएंगे, तुम्हारे बाप मेरी कविता सुन नहीं पाएंगे, इतनी खतरनाक है, क्योंकि मैं बोलूंगा सच। नागार्जुन जी कहते थे, क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। दक्षिण पंथ और वाम पंथ कुछ नहीं है, जनता को तो बस रोटी चाहिए। नागार्जुन जी कहते हैं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों इठलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हक लाऊं। मैं तो जन कवि हूँ, फक्कड़ आदमी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता मेरे से पूछ रही है मैं साफ कहूंगा। मैं नहीं जानता नेहरू जी हैं कि नहीं, राजा हैं कि नहीं, होंगे ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, क्योंकि कबीर भी बहुत धांसू व्यंग करते थे। कबीर जी ने मुल्लों के लिए भी कहा है और पंडितों के लिए भी कहा है। मुल्लों पर व्यंग करते हुए कहते हैं, कांकर पाथर जोर कहे मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। क्या तुम्हारा खुदा इतना बहरा है कि तुम जोर जोर से चिल्लाते हो अल्लाह अकबर, क्या उसको सुनाई नहीं देता। माइक लगाते हो दिन भर चिल्लाते 5 वक्त की नमाज में, घर में बैठ के करो। तो वहीं हिंदुओं को बोलते हैं, वो छोड़ते किसी को नहीं है, हिंदुओं के लिए कहते हैं कि क्या कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलने लगे तो मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ। ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, इससे तो चक्की भली है पत्थर की, कम से कम उससे संसार आटा पीस के तो खाता है। पाहन पूजने से क्या होता है। और व्यंग्य करते हैं, एक और व्यंग्य देखिए उनका। व्यंग्य करते हुए वो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई लिए मुड़ाए, तो मुंडन करने से यदि भगवान मिलने लगी तो हर कोई मुंडन करा ले, बार बार के मूढ़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। और भेड़ के तो हर बार निकाले जाते हैं, भेड़ तो आज तक नहीं पहुंच पाई बैकुंठ। मतलब एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, वही कटाक्ष नागार्जुन कर रहे हैं। नागार्जुन कहते हैं, नेहरू सरकार के लिए कहते हैं कि नेहरू जी, एक बार विक्टोरिया रानी आई थी भारत, तो नेहरू जी ने बढ़िया स्वागत किया उनका, पालकी वालकी अच्छे से सजवाई, वेलकम किया, राजभवन में ठहराया। तो नागार्जुन लिखते हैं, कवि अपनी कविताओं के माध्यम से व्यंग्य करता है, अपनी भावना व्यक्त करता है। तो नागार्जुन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। रानी जी आइए, हम पालकी ढोने के लिए तैयार हैं, हम अपना कंधा लगाएंगे, क्योंकि हमारे जवाहरलाल की यही राय हुई है, यही उनका मानना है। आइए आइए, मतलब व्यंग में कहते हैं आइए, मत आइए। वो नहीं चाह रहे कि अंग्रेज दोबारा से आए भारत में। जब इंदिरा का शासन अत्याचार पूर्ण होने लगा था, अकाल पड़ने लगे थे, 1966 में अकाल भी पड़ा था एक बार। इंदिरा जी के लिए लिखते हैं नागार्जुन, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। देखिए कितना कटाक्ष व्यंग्य, सत्ता के नशे में, नशा काय का, सत्ता का, सत्ता के नशे में बाप को भूल गई, जनता को भूल गई। तूने जनता की नसबंदी करा दी, सारे बड़े बड़े लीडरों को तूने जेल में डाल दिया, इस तरह फिर डांट लगा रहे नगाल। तो आइए कविता पर आते हैं सीधे। कविता है 1966 की, 1966 की, संग्रह सतरंगे पंख, संग्रह है युगधारा। देखो 2 संग्रह इनके, 6 कविताएं लगी हुई नेट में। एक कविता है कालिदास, इसको अपन ने कल पढ़ा था। कालिदास के बाद है अकाल, और उसके बाद है खुरदरे पैर। ये एक संग्रह में है, सतरंगे पंखों वाली में। और इसके बाद अगली
तीन कविताएं हैं, मनुष्य हूँ, शासन की बंदूक, वो है युगधारा। याद कैसे रख सकते हैं? कालिदास नाम का एक लड़का है, अकाल पड़ गया है। जब अकाल पड़ जाएगा तो पैर कैसे हो जाएंगे? खुरदरे हो जाएंगे, कुछ खाएगा पिएगा नहीं। ये कविताएं, तीनों कविताएं एक जगह हैं 1959, जिसका प्रकाशन है सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह में। बाकी की तीन कविताएं युगधारा में हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो चाहो तो, वरना आपकी अपनी कोई ट्रक हो तो वो यूज कर लीजिए। मेरी तो यही है, कालिदास, अकाल पड़ गया है, अकाल उसके बाद तो पैर कैसे हो गए? खुरदरे हो गए। ठीक, ये छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है, लिंक है। यहाँ देखिए, शासन की बंदूक, रचना काल है 1966। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। कंकालों की हुक खड़ी हो गई है, क्योंकि कंकाल पड़ रहा है, उस समय अकाल पड़ रहा है, इसीलिए लोगों की कंकाल निकल आए हैं, लेकिन लोग रुक नहीं रहे हैं। नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, लेकिन शासन को अकाल दूर करने से कोई मतलब नहीं है। उसकी तो बंदूक तनी हुई है, विराट बंदूक तनी हुई है। कोई भी विद्रोह हो, सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए, तुरंत बंदूक से दबा दो। वर्तमान में भी हो ही रहा है। तो नागार्जुन दूरदर्शी भी थे। वर्तमान में भी सरकार लाठी के दम पर, आंसू गैस के गोलों के दम पर, वाटर कैनन के दम पर, जंतर मंतर पर जो अभी प्रोटेस्ट हुआ उसको खूब दबाने की कोशिश की गई, लेकिन दबाया नहीं जा सका। झारखंड में जो हो रहा है, खूब लठ चल रहा है, लठबाजी हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं शासन की लाठी है, शासन की बंदूक है ना। पैलेट गन तक का इस्तेमाल कर देती है कभी कभी सरकार, तो ये क्या है? शासन की बंदूक ही तो है। मतलब तुम्हारे पास सत्ता है, हथियार हैं, साधन हैं, संसाधन है, इसीलिए तुम अपने हिसाब से सब कुछ करोगे। जनता की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि एक लोकतंत्र है या तो राजतंत्र हो, तब मान लें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी को मान पर, हिटलरी को मान का मतलब क्या है? हिटलर क्या था? तानाशाह था। तानाशाह जैसी होगी सरकार, भारतीय सरकार पर कटाक्ष कर रहे, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, सभी थू थू कर रहे हैं। ऐसी सरकार है, जनता की नहीं सुनती है। उसमें कहानी हो गई शासन की बंदूक। शासन की बंदूक अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही, जनता की सुन ही नहीं रही। बड़ी बधिरता 10 गुनी, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोबा मुख। ठीक है, तो बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोबा मुख, धन्य धन्य वह धन्य है शासन की बंदूक। शासन की बंदूक धन्य है, सरकार बधिर हो चुकी है, 10 गुनी बधिरता बढ़ गई है। और विनोबा जो गांधी जी के समर्थक भी थे, गांधीवादी विचारधारा पर चलते थे, गांधी जी के अहिंसात्मक मूल्यों की हत्या हो रही है, बधिरता बढ़ गई है, सरकार एकदम से बहरी हो गई है, जनता की सुन ही नहीं रही है। धन्य धन्य व धन्य है शासन की बंदूक, शासन की बंदूक धन्य है। मतलब व्यंग में कहते हैं कि धन्य है शासन की बंदूक। ठीक है, चलो अब इसी में है, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक। गांधी बाबा की जो अहिंसा थी, चूक गई अहिंसा। अहिंसा का कोई मूल नहीं, जिसके बल पर आज़ादी आई थी, जो जो कह के आज़ादी आई थी। गांधी जी हिंसा के बिल्कुल समर्थक नहीं थे। गांधी जी का मानना था कि अगर हम हिंसक तरीके से आज़ादी हासिल करेंगे तो आज़ादी के बाद भी हिंसा होने की संभावना है। हम अहिंसक तरीके से आज़ादी हासिल करेंगे तो उसके बाद भी अहिंसा ही होगी। जली ठूट पर बैठ कर गई कोकिला कूक, पाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। कि ठूट क्या होता है? पेड़ का तना, सूखा पेड़, उस पर कोकिला बैठी हुई है, यानी कि जनता कंकालों का ढेर बन चुकी है, अकाल पड़ रहा है, फिर भी बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। फिर भी जनता का कोई बाल बांका नहीं कर सकती शासन की बंदूक। धन्य धन्य व धन्य है शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा की। ठीक है,
तो चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। ठीक है, तो आपकी 3 कविताएं हो चुकी हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।